नमस्कार दोस्तों, मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं 10 on 10 के कोचिंग क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ का मोस्ट धमाकेदार क्वेश्चन है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यदि आप हमारा आरपीएफ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए 10 on 10 कोचिंग क्लास से, या इस नंबर में जानकारी भी आप ले सकते हैं 84 35 34 28 29। इस नंबर में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके हमारा क्लास परचेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल धमाकेदार क्लास रहेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग का एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होता है नवपाषाण काल। ठीक है, देखो इस समय हम लोग क्या करते थे, इस समय हम लोग क्या करते थे, कंदमूल खाकर और शिकार करके हम लोग क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। दूसरा, यहाँ पर हम लोगों ने पशुपालन की शुरुआत किए। और तीसरा, हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्थायी जीवन की शुरुआत किए तो स्थायी जीवन शुरुआत किए, उसके बाद हम लोगों ने यहीं पर कृषि करना भी शुरू कर दिया था। अर्थात नवपाषाण काल में हम लोगों ने कृषि करना शुरू किया था। आग जलाना भी हम लोगों ने यहीं पर शुरू किया था नवपाषाण काल में। याद रखना, आग का आविष्कार पूछे तो पूरा पाषाण काल, और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग जलाना कब सीखा है तो नवपाषाण काल। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पिक होने की संभावना होती है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी अर्थात सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब पहला खोज किसका हुआ था, क्या किए थे, है ना। तो देखते हैं मुद्राएं, ठीक है, कांसे का औजार, जौ, ये कपास। ये जो कपास है, कपास का उत्पादन करने में सबसे पहले हड़प्पा वासियों का ही हाथ है। और कपास इसीलिए क्योंकि कपास को कहते हैं सीडोन, कपास को क्या बोलते हैं, सीडोन। और इसीलिए हड़प्पा वासी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, सीडोन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सीडोन सभ्यता किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सीडोन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो कपास का सर्वप्रथम कृषि कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है आपका ऋग्वेद में। और याद रखना, गोत्र देखो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। और समगोत्री विवाह को वर्जित माना गया है। समगोत्री विवाह को क्या माना गया है, वर्जित माना गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला मठ की स्थापना की। विक्रमशिला मठ की स्थापना की। देखिए दो हमारे बौद्ध के केंद्र हैं, एक नालंदा और दूसरा है विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया। कुमारगुप्त ने किया। अब ये कुमारगुप्त कौन है जी, ये जो कुमारगुप्त है वो गुप्त वंश का शासक है। कुमारगुप्त ऐसा शासक था जो शिव के उपासक था, और जितने भी गुप्त वंश के सब थे सभी विष्णु के उपासक थे। लेकिन कुमारगुप्त क्या थे, मयूर सिक्का प्राप्त हुआ। इससे हम लोग को जानकारी मिलता है कि कुमारगुप्त शैव भक्त थे, है ना, क्योंकि मयूर किसका वाहन होता है, भगवान शिव के जो बेटे हैं कार्तिकेय, उसका वाहन होता है आपका मयूर। ठीक है, इससे हम लोग ध्यान लगा सकते हैं कि कुमारगुप्त शैव अनुयायी थे, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। कुमार जाएगा नालंदा पढ़ने और धर्मशिला की स्थापना क्या करेंगे, धर्मपाल क्या करेगा, विक्रमशिला की स्थापना करेगा। ठीक है, ठीक है। तो नालंदा कुमारगुप्त और विक्रमशिला धर्मपाल, दोनों को याद रखिएगा। दोनों कहाँ है, भागलपुर बिहार।
राजतरंगिणी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राजतरंगिणी के लेखक होंगे आपके कल्हड़। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी आपके कश्मीर के इतिहास को बताता है। और इसी में कहा गया है कि जो अशोक है पहले शैव धर्म के अनुयायी थे और बाद में क्या बने? बौद्ध बने। मतलब कश्मीर के इतिहास से कोई भी बुक संबंध है वो कौन है? आपका राजतरंगिणी। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा। देखो पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर थे। देखो जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं उसी प्रकार जैन धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला क्या होता है? तीर्थंकर होता है। और 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर 83 दिन तपस्या किया। ठीक है, सम्मेद पर्वत झारखंड, सम्मेद पर्वत में 83 दिन तपस्या किया और ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। और उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ये 4 शिक्षा दिए। हमेशा सत्य बोलना है, कभी भी हिंसा नहीं करना है, कभी भी चोरी नहीं करना है और कभी भी ज़्यादा धन संचय नहीं करना है। ये 4 शिक्षा दिए थे पार्श्वनाथ महाराज जी ने। उसके बाद जैसे 24वां तीर्थंकर आए, 24वां तीर्थंकर कौन थे जी? आपका महावीर। महावीर ने एक और शिक्षा जोड़ा जिनका नाम है आपका ब्रह्मचर्य। महावीर कहते हैं कि जब तक ब्रह्मचर्य का पालन न किया जाए तब तक ये चारों शिक्षा क्या है? मतलब इसके बिना कम है ना, इसके बिना पूरा नहीं होता है। तो महावीर ने क्या किए? ब्रह्मचर्य की शिक्षा को जोड़े। ठीक है, 5वां शिक्षा क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या बोलना है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और लास्ट में क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। और 4 शिक्षा किसका है? 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में तक्षशिला आपका क्या था? मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और तक्षशिला का कौन थे शिक्षक? इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। आचार्य कौन थे तक्षशिला का? इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? याद रखें मौर्य वंश में चंद्रबिंदु अशोक, चंद्रबिंदु अशोक ये लगातार 3 राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। क्या बोलना है? चंद्रबिंदु अशोक। क्या बोलना है? चंद्रबिंदु अशोक। और उसके बाद अंतिम अगर पूछा जाए तो अंतिम है आपका वृहदर्थ। अंतिम है आपका वृहदर्थ। याद रखना कुणाल एक अंधा शासक था। याद रखना कुणाल एक अंधा शासक था। मौर्य वंश का कौन सा शासक क्या था? अंधा था। तो कुणाल क्या था? अंधा था। और वृहदर्थ अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग सेनापति है वृहदर्थ का। और जैसे वो क्या पाता है? समय पाता है, वृहदर्थ को कमजोर पाकर क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और भारत का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य आपका शुरू करता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, जिसको शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। याद रखना पुष्यमित्र शुंग, भारत का प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जो अपने नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना जो चोल वंश थे, चोल वंश के प्रसिद्धि ये है कि वो नौसेना में इतना पारंगत थे कि उन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया था। श्रीलंका को जीतने वाला एक वंश का नाम बताइए, वो है चोल वंश। चोल वंश इतने माहिर थे जल सेना में कि उन लोग श्रीलंका को भी जीतकर भारत में शामिल कर लिए थे। हाइड स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो हाइड स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो याद रखना हाइड स्पीच के युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। हाइड स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। याद रखना सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु किसका जनक है? आपको कमेंट करके बताना है। अरस्तु किसका जनक है उसको आपको कमेंट करके बताना है।
पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है ना? और याद रखना पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपका चंद बरदाई है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई है। इसके बारे में हम लोग कहानी सुनते हैं कि जैसे पृथ्वीराज चौहान को क्या किया गया, बंदी बनाकर आंख उनका फोड़ दिया गया, तो चंद बरदाई ही मतलब गोरी को एक बताए कि आप इसको डायरेक्ट मत मारिए, इनको एक कला आती है कि ये लक्ष्य भेदी बाण चला सकते हैं। किनको? पृथ्वीराज चौहान को। किनको बोला गया? गोरी को बोला गया। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि मैं भी इसके वो जो कला है उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहीं पर चंद बरदाई क्या करते हैं, कहानी में है ऐसा कि ऊपर में, बहुत ऊपर में राजा को बैठा दिया जाता है, बहुत ऊपर में राजा को बैठा दिया जाता है और घंटी लगा दिया जाता है। जैसे घंटी को ठन से मारते हैं तो वहाँ पर लक्ष्य भेदी बाण चलाया जाता है। किसके द्वारा? आपका पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और इस दृश्य को देखकर ये रह नहीं पाते हैं, मोहम्मद गोरी रह नहीं पाते हैं और वाह ऐसे करके बात करते हैं। वहीं पर 4 बात 40 गज अंगुल अष्टप्रमाण ताव पर सुल्तान बैठे हैं मत चुको चौहान, ऐसा कुछ है ना, एकदम फिक्स याद तो नहीं है, ऐसा कुछ है। और वहाँ पर किसके द्वारा? आपका पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका कॉल क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लक्ष्य भेदी बाण चलाया जाता है और गोरी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा कहानी है, लेकिन वास्तविक हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी अपने 4 गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक सहित और 3 गुलाम को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। कहाँ? अपने अफगानिस्तान से, ठीक है, तोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। कौन है इसके लेखक? जयानक। विजय किसको बोलते हैं? जय को बोलते हैं। विजय किसको बोलते हैं? जय का समानार्थी शब्द विजय, जय विजय, याद रखना है, जय विजय। और रासों में क्या है? चंद बरदाई। रासों में क्या है? चंद बरदाई। रासों में चंद बरदाई, जय विजय। रासों में चंद बरदाई, जय विजय। देखिए ये आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना क्वेश्चन आया हुआ है पिछला, वो सबको हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो तालीकोटा के समय सदाशिवराय क्या थे? विजयनगर का राजा थे। ताली हमेशा बजाना है, ताली सदा बजाना है। क्या है? ताली सदा बजाना है, ताली सदा बजाना है, ताली सदा बजाना है। बस याद रखना, ताली सदा बजाना है। ताली बजाने से क्या होता है, हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या हो जाता है ना, वहां पर पुश होता है, तो हमारा शरीर भी क्या रहता है, अच्छा होता है, ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? शेर सासाराम। देखो शेर को देखने से हमारा सांस क्या हो जाता है, रुक जाता है और हम लोग राम को याद करते हैं। शेर को देखने से हमारा सांस क्या हो जाता है, रुक जाता है और हम लोग राम को याद करते हैं। ऐसे याद रखना, सासाराम, सांस रुक जाता है शेर को देखने से। खानवा का युद्ध हुआ सबसे पहले, इसका 4 है। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा ओढ़कर सो गया। पानी का कितना है? 1526, ये 27, ये 28 और ये है 29। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा ओढ़कर सो गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा ओढ़कर सो गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घाघरा ओढ़कर सो गया। 26, 27, 28, 29 और 30 में क्या हो जाती है? ये सब युद्ध बाबर के द्वारा हुआ है और बाबर ही एक ऐसा योद्धा था जो तोप को लेकर भारत में आया था, ठीक है। याद रखा, तोप को लाने वाला प्रथम योद्धा कौन है? आपका बाबर। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया तो मैं बता देता हूं। रॉलेट एक्ट ना अपील, ना वकील, ना दलील वाला कानून था। इसको लोगों को फंसाया जा रहा, जो क्रांतिकारी जो पैदा हो रहे थे ना, जो आ रहे थे भारतीय समाज में क्रांतिकारी, उनको दबाने का एक प्रयास था रॉलेट एक्ट। इसमें बिना दलील वकील के, बिना गवाही के लोगों को क्या कर दिया जाता था, जेल में 3 साल तक बंद किया जाता था। क्या है? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। देश स्वतंत्रता खिलाफत आंदोलन का दमन करना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। युद्ध प्रयासों को आर्थिक समर्थन, ये भी गलत, ये सही है। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, कोई ये मुकदमा नहीं चलता था। मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो मूल कर्तव्य है रूठे को मनाना।
मूल कर्तव्य है रूठे को मनाना। जो रुसवा हो जाता है, जो खपा हो जाता है, जो रूठ जाता है, उसको मनाना हमारा मूल कर्तव्य है। जो रूठ जाता है उसको मनाना हमारा मूल कर्तव्य है। रुस से रुसवा मतलब रूठना हमारा मूल कर्तव्य है। मतलब जो रूठे रहते हैं उसको मनाना हमारा मूल कर्तव्य है, मतलब रुस से लिया गया है मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व वाद अवाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब है इसमें जो भी प्रावधान किया गया है उसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट जा ही नहीं सकते, मतलब कंपलसरी नहीं है। समझ आ गया? जब ठीक है, बहुत सारी बात है इसमें, है ना, वो कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रख सकता है? मतलब ये बोल रहा है कि लोकसभा में कोई धन विधेयक पारित हो गया तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक रख सकता है? तो 14 दिन रख सकता है। कितने दिन रख सकता है? 14 दिन। 14 दिन के बाद वह करे उसको प्रमाणित या ना करे, उसका कोई मतलब नहीं है। ये ठीक घर में जगह ऐसे है ना कि आप शादी करना चाहते हो किसी लड़की से और आप अपने फूफा जी से पूछ रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, आपका क्या मन है? उसका मन रहेगा तो भी आप करते हो और नहीं रहेगा तो भी आप करते हो। तो फूफा जी के समान राज्यसभा है, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो H.C. मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है? कौन सा राज्य भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है? तो गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। और सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोले तो आपका राजस्थान, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोले तो राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? नागालैंड। इसको क्या बोला है? ठीक है, ठीक है, सबसे लंबा क्या है? राजस्थान, और सबसे छोटा क्या है? आपका नागालैंड। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा IST लाइन, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, मतलब हमारा भारत का जो टाइम जोन है इसी पर निर्धारित होता है। और यह कहाँ से होकर नहीं गुजरता? झारखंड से होकर नहीं गुजरता। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बीच में है छत्तीसगढ़, ऊपर में है यूपी, नीचे में है AP और साइड में है MP और इधर क्या है? उड़ीसा। इन 5 जगहों से 1 2 3 4 इन 5 जगहों से क्या होता है? आपका भारतीय IST लाइन गुजरता है। देखो, ऊपर में यूपी, नीचे में AP, MP, उड़ीसा, यूपी AP MP उड़ीसा, यूपी AP MP उड़ीसा, बीच में क्या है? CG को बस याद रखना है, छत्तीसगढ़ को बस याद रखना है, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क निक्षेप चट्टानों के निर्माण किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये धारवाड़ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखें, जितना भी लोहा है, जितना भी